नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग पर टीएमसी के करारे वार की। एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया। खरगे के बयान से घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे बीएमसी के फंड को लेकर हुआ क्या खुलासा, निकाय चुनाव में कैसे बिखर गई महायुति, जानेंगे क्यों गिग वर्कर्स ने की हड़ताल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों पर हो रहा है अत्याचार। शाह से पूछा क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की गई जान। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सरकार की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं निर्दोष लोग। महाराष्ट्र महायुति में बढ़ती जा रही है दरार। देवेंद्र फडणवीस की बुलाई कैबिनेट मीटिंग का एकनाथ शिंदे ने किया बहिष्कार। निकाय चुनाव के चलते बढ़ रही हैं दूरियां। अब नहीं मिलेंगी 100 mg वाली निमेसुलाइड पेन किलर। दवा बनाने बेचने पर बैन। केंद्र सरकार ने लिया फैसला। और शेयर बाजार में तेजी। 545 अंकों की बढ़त के साथ 85,220 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 190 अंकों की बढ़त के साथ 26,129 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रहा बवाल थमता नहीं दिखाई दे रहा है। टीएमसी का 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला, लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी बैठक से बाहर निकले तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो क्या कुछ कहा टीएमसी नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। टीएमसी के नेता जब चुनाव आयोग पहुंचे, एसआईआर पर सवाल किए तो ज्ञानेश कुमार टीएमसी सांसदों को ही धमकाने लगे, उन्हें उंगली दिखा रहे थे। ज्ञानेश कुमार का लहजा बेहद सख्त था। जो सवाल पूछे गए थे किसी का जवाब नहीं दे रहे थे, जैसे विपक्ष की उन्हें चिंता ही नहीं हो। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से सबसे ज्यादा सख्ती भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के लिए लगातार नए नियम चुनाव आयोग की तरफ से बनाए जा रहे हैं। 58 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, जिसे लेकर टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा था। मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बैठक के दौरान ज्ञानेश कुमार हम लोगों की तरफ उंगली उठाकर बात कर रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने टीएमसी सांसदों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनकी मानसिकता बंगाल को छोटा दिखाने की थी। हम लोगों ने अपनी बात शालीनता से रखी। हमें जनता ने चुना है, उनकी तरह नॉमिनेटेड नहीं। बैठक में हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारी डिमांड है कि 2.5 घंटे चली इस बैठक के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिली भगत के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जबकि ड्राफ्ट लिस्ट से 58 लाख नाम हटा दिए गए। हमने आयोग से पूछा कि इसमें से कितने रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे पहले टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इशारे पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एआई ने बंगाल में 58 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। अब अभिषेक बनर्जी ने पूछा है कि इसमें से कितने बांग्लादेशी हैं और कितने रोहिंग्या। अभिषेक बनर्जी ने वोटर लिस्ट की धांधली को लेकर कहा, बीजेपी ईवीएम में धांधली कर चुनाव नहीं जीतती। चोरी ईवीएम में नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है। चुनाव आयोग के दफ्तर से ही वोटर लिस्ट में हेरफेर का काम हो रहा है। इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां महाराष्ट्र और हरियाणा में इस गड़बड़ी को नहीं पकड़ पाई, लेकिन टीएमसी ने इसे पकड़ लिया है। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अगर चोरी नहीं हुई है तो चुनाव आयोग 1 करोड़ 36 लाख वोटरों की सूची जारी करे, जिन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 2021 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जीत पाई। इस बार चुनाव आयोग की भी मदद ली जा रही है, लेकिन बीजेपी फिर भी बंगाल नहीं जीत पाएगी। जिन वोटरों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें से 2 की जान चली गई है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में दर्ज की गई है, तो दूसरी शिकायत हावड़ा में दर्ज कराई गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है, तो कांग्रेस ने मोदी सरकार का साल भर का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी ने सरकार की तमाम नाकामियां गिनवाई। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साल के आखिरी दिन याद दिलाना जरूरी है कि बीजेपी शासन के 11वें साल में देश कैसा चला। तो किन किन मुद्दों पर घिरी मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने 2025 में क्या किया और उसके शासनकाल का 11वां साल कैसा रहा, इसका लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है। इस दौरान पार्टी ने पीएम मोदी को एक नाकाम प्रधानमंत्री करार दिया और तमाम मुद्दों पर घेरा।
इसी सिलसिले में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि साल के आखिरी दिन यह याद दिलाना जरूरी है कि 2025 भाजपा के 11वें साल में देश कैसा चला। उन्होंने लिखा, मनरेगा को खत्म कर करोड़ों गरीबों के काम का अधिकार छीना, बिना तैयारी कर बिना बीएलओ ट्रेनिंग के एसआईआर से करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीना, बीजेपी की वोट चोरी पकड़ी गई, आर्थिक असमानता की खाई और गहरी हुई, टॉप 1% लोगों के पास भारत की 40% दौलत गई, रुपया पाताल की ओर गिर रहा, आरबीआई ने 32 बिलियन के यूएस डॉलर्स बेचे तो भी बात नहीं बनी, युवा बेरोजगारी दर अब भी चरम पर है, पेपर लीक माफिया का खेल अब भी जारी। मोदी जी के मित्र नमस्ते ट्रंप ने हमारे देश पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टैरिफ थोपा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी शक्तिशाली सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन बीजेपी मंत्रियों ने हमारी कर्नल पर शर्मनाक टिप्पणियां की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 60 बार किया मध्यस्थता का दावा और अब तो चीन ने भी मध्यस्थता की बात की है, जिस पर नरेंद्र मोदी मौन है। मणिपुर में मोदी शाह की नाकामी, पर्दा डालने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। महंगाई से कोई राहत नहीं, जीएसटी कम करना केवल आंकड़ेबाजी निकला। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को भी नहीं बख्शा। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत जहरीली हवा से जूझ रहा है। कोई रोड मैप नहीं, केवल बड़बोलापन। अरावली को खनन माफिया को सौंप देने की साजिश, निकोबार, हसदेव, मुंबई मैंग्रोव पर हमला। कुंभ हो या दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, कफ सिरप से मासूमों की जान गई, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा कि कुल मिलाकर 2025 में भाजपाई लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन देश की जनता पर हावी रहा। अब साल के आखिरी दिन कांग्रेस के इस हमले का बीजेपी सरकार कोई जवाब देती है या नहीं, ये तो देखना होगा। खड़गे के बयान ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बीएमसी के फंड आवंटन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक आरटीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर सरकार घिर गई है। साथ ही कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुंबई में 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनावों से पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस की आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में बीएमसी की तरफ से विकास कार्यों के लिए आवंटित किए गए फंड का 99% हिस्सा उसी वार्ड में खर्च किया गया जहां विधायक और सांसद महायुति के थे। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि फरवरी 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच सड़क मरम्मत, ड्रेनेज और सौंदर्यीकरण जैसे कामों के लिए कुल 1490.66 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इनमें से 1476.92 करोड़ रुपए केवल सत्ता पक्ष के विधायकों और सांसदों के इलाकों को मिले। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को महज 13.74 करोड़ रुपए ही मिले। विपक्ष के हिस्से आई ये छोटी सी रकम भी सिर्फ कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल के खाते में गई। वहीं शिवसेना यूबीटी के सभी 10 विधायकों और समाजवादी पार्टी के विधायकों को कोई पैसा आवंटित नहीं किया गया। फंड मिलने के मामले में बीजेपी सबसे आगे रही। अगर फंड आवंटन की बात करें तो बीजेपी को 1076.7 करोड़ रुपए, वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 372.7 करोड़ रुपए, तो वहीं विपक्ष को 13.74 करोड़ रुपए ही मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएमसी एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका है, जिसका सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और वहां फंड का ये असंतुलन कई सवाल खड़े करता है। जानकारों का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी विधायकों के इलाकों में चमक धमक बढ़ाकर उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से विपक्ष के पास भी 14-15 विधायक हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनके वार्डों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या ये फंड की राजनीति आने वाले निकाय चुनाव में महायुति की राह आसान करेगी या जनता इस भेदभाव का जवाब अपने वोट से देगी। आरटीआई रिपोर्ट में हुए खुलासे ने महायुति में खलबली मचा दी है। इस बीच गठबंधन में टूट की खबरें जोरों पर हैं। कई जगहों पर बीजेपी और शिंदे गुट एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ उतरे हुए हैं। वहीं अजीत पवार भी महायुति से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रही हैं और अपने चाचा शरद पवार की तरफ जाते दिख रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है महायुति में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में राज्य की 29 नगर निगमों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी भी शामिल है। बीएमसी को भारत का सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है। इसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो भारत के कई राज्यों के बजट से भी बड़ा है। निगम चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम खत्म हो चुका है। 2 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है, लेकिन निगम चुनाव की शुरुआत के साथ जो टेंशन महायुति में शुरू हुई थी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बात बीएमसी की करें तो यहाँ बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना के साथ तो गठबंधन कर लिया, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी और रामदास आठवले की आरपीआई को गठबंधन से दूर रखा। दोनों ने ही बीएमसी में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं।
बीजेपी को ही चुनौती दे रहे हैं, जबकि 18 नगर निगम में तो महायुति के अंदर जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही अलग अलग लड़ रहे हैं। जिन नगर निगमों में महायुति पूरी तरह से टूट गई है, उसमें पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, नांदेड़, अमरावती, मालेगांव, अकोला, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, धुले, उल्हासनगर, सांगली, जलना, पिंपरी चिंचवड़, परभणी, सोलापुर, लातूर और अहिल्यानगर नगर निगम शामिल हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन शहरों में जहां बीजेपी का दबदबा है या बीजेपी को मेयर पद बचाने की चुनौती मिल रही है, वहां उसने शिवसेना को साथ रखा है। लेकिन शिवसेना के दबदबे वाले निकायों में बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे शिंदे टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच अजीत पवार का रुख महायुति के लिए चिंता का विषय है। वो गठबंधन से दूरी बनाते और अपने चाचा शरद पवार के प्रति नरम रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये चुनाव तय करेगा कि 2024 की जीत के बाद महायुति का भविष्य क्या होगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महायुति टूट जाएगा, तो सवाल गिग वर्कर्स की हड़ताल को लेकर भी उठ रहे हैं। देश भर में साल के आखिरी दिन तमाम डिलीवरी कंपनियों के गिग वर्कर्स की हड़ताल का असर देखने को मिला। हाल ही में राहुल गांधी ने भी गिग वर्कर्स से मुलाकात कर इन वर्कर्स के मुद्दे को उठाने का काम किया था। तो क्यों हड़ताल पर उतरे गिग वर्कर्स, देखेंगे इस रिपोर्ट में। साल के आखिरी दिन डिलीवरी ऐप सर्विसेज के तमाम गिग वर्कर्स हड़ताल पर रहे, जिसका देश भर में व्यापक असर देखने को मिला। स्विगी, जोमेटो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स ने आज तमाम मांगों को लेकर यह हड़ताल बुलाई थी। यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और IFAT के नेतृत्व में शुरू हुई। इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में देखा गया। दरअसल गिग वर्कर्स का आरोप है कि 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में कंपनियां वर्कर्स की जान दांव पर लगा रही हैं। धूप, बारिश और ठंड में काम करने के बावजूद इन वर्कर्स को ना तो उचित वेतन मिलता है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली NCR के क्षेत्रीय संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी 9 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं होता, ये विरोध जारी रहेगा। आइए जानते हैं कि इन वर्कर्स की मांगे क्या हैं। पारदर्शी वेतन ढांचा, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर रोक, ID ब्लॉक पर रोक, सुरक्षा गियर और संसाधन, समान काम का अवसर, सम्मानजनक व्यवहार, काम के घंटे और ब्रेक्स, तकनीकी और पेमेंट सपोर्ट और सामाजिक सुरक्षा जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ वक्त पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के गिग वर्कर्स से मुलाकात की थी और उनके मुद्दों को उठाया था। अब आज की इस हड़ताल का क्या असर देखने को मिलता है? क्या कंपनियां इन वर्कर्स की मांगों को मानती हैं? ये तो देखना होगा। गिग वर्कर्स की हड़ताल से देश अस्त व्यस्त हो गया है तो बांग्लादेश में शोक पसरा हुआ है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और आज BNP प्रमुख का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। खालिदा के अंतिम दर्शन के लिए ढाका में लाखों लोगों की भीड़ जुट गई। जिया का 80 साल की उम्र में 30 दिसंबर को सुबह निधन हो गया था। वो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। जिया को उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया गया है। पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके आवास और फिर जनाजे के लिए संसद भवन के पास लाया गया। सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। मानिक मियां एवेन्यू के पश्चिमी छोर पर उनकी जनाजे की नमाज अदा की गई। अंतिम नमाज के वक्त खालिदा जिया का पार्थिव शरीर बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ था। खालिदा जिया के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। आज पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रखा गया और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। जिया के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता, समर्थक और आम लोग शामिल हुए। वहीं भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया। जयशंकर आज सुबह ही ढाका पहुंचे और उन्होंने खालिदा के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तिगत पत्र भी सौंपा। पीएम मोदी ने खालिदा जिया के योगदान को याद करते हुए कहा था कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश में शोक चल रहा है तो पूरी दुनिया इस वक्त नए साल का स्वागत कर रही है। 1 जनवरी से सिर्फ साल ही नहीं बदल रहा है, बल्कि ऐसे कई बदलाव भी होने वाले हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो इन बदलावों के बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो नए साल की शुरुआत के साथ क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2026 में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन के साथ साथ CNG और घरेलू PNG के दाम में उतार चढ़ाव शामिल है। हालांकि कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। 2026 में होने वाले 7 बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव 8वां वेतन आयोग है। केंद्र सरकार जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू कर सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी होगी,
जिससे सैलरी लगभग दोगुनी हो सकती है। दूसरा है सीएनजी और पीएनजी का दाम सस्ता होना। गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटने से 1 जनवरी से सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस यानी पीएनजी 2 से 3 प्रति यूनिट सस्ती हो जाएगी। इससे आम जनता के फ्यूल और किचन के बजट में राहत मिलेगी। तीसरा नंबर है टैक्स में बड़ी बचत। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर नौकरी पेशा लोग 12.75 लाख तक की आय पर टैक्स बचा सकेंगे। और चौथा नंबर है बचत योजनाओं पर कम ब्याज। आरबीआई के रेपो रेट घटाने के बाद सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, यानी अब आपको अपनी बचत पर पहले के मुकाबले थोड़ा कम मुनाफा मिलेगा। 5वां नंबर है महंगी होंगी गाड़ियां। अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 जनवरी से मारुति और टाटा जैसी कंपनियों की गाड़ियां 2 से 3% तक महंगी हो जाएंगी। वहीं 6वां नंबर है रेलवे के टिकट के लिए आधार जरूरी होगा। 12 जनवरी से IRCTC पर टिकट बुकिंग के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य होगा। जिन यूजर्स का आधार लिंक नहीं है वो बुकिंग खुलने के पहले दिन सुबह 8 से रात 12 बजे तक रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही लिस्ट में अगला नंबर है नया इनकम टैक्स कानून। 1 अप्रैल 2026 से 65 लाख पुराने टैक्स कानून बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। इसका मकसद टैक्स नियमों को और अधिक सरल और आसान बनाना है। हालांकि टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इन बदलावों से अगर आपके रूटीन या जेब पर भी असर पड़ रहा है तो वक्त रहते इन बदलावों के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कांग्रेस ने साल के आखिरी दिन आज बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें उसने बताया कि पिछले 12 सालों में जिस तरह से बीजेपी देश के तमाम मुद्दों के ऊपर नाकामयाब रही है, उसी तरह से 2025 में भी वो इन मुद्दों के ऊपर नाकामयाब रही है। जैसे कि महंगाई हो, किसानों का मुद्दा हो, पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, इन सब पर बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, ये हर साल वो फेल तो हो जाती है और पास होके अगले इजलास में दाखिल भी हो जाती है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसको कहा जा सकता है कि बीजेपी काम नहीं बल्कि जादू करती है। ऐसा जादू जो नज़रबंद तो करता है, साथ में दिमाग भी बंद कर देता है लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।